हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी का कंप्लीट यहाँ पर बेसिक थ्योरी। और ये जो वीडियो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की दृष्टि से। रेलवे ग्रुप डी में आपके कम से कम 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आप पिछले साल के क्वेश्चन आप देखोगे तो आप देखेंगे कि पिछले बार कम से कम हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। आधे घंटे का ये लेक्चर है, अगर आप इसको पूरा देख लेंगे आपको आधुनिक आवर्त सारणी है पूरा समझ आ जाएगी। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने आधुनिक आवर्त सारणी को याद कराने की ट्रिक आपको बता दी है। अगर आप उस वीडियो को पहले देखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि तभी आपको आवर्त सारणी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं वो दोस्तों आपको यहाँ पर समझ आ जाएंगे। दोस्तों इससे पहले आप हमारी वीडियो की भावना में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप रेलवे से संबंधित कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। और इसी तरह हम साइंस को पूरा कवर करेंगे, साइंस का डर खत्म करेंगे और साइंस में आपके पूरे में से पूरे नंबर आ पाएंगे अगर आप हमारी पूरी सीरीज़ को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला जो क्वेश्चन है वो यही आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया था। तो इसमें से इस आवर्त सारणी को 1913 में हेनरी मोजले नामक एक वैज्ञानिक था, उसने यहाँ पर दिया था। पहला क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहीं से आता है कि आधुनिक जो आवर्त सारणी थी किसके आधार पर दी गई थी। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी आपको ध्यान रखना है परमाणु संख्या के आधार पर दी गई है। अब से पहले जो भी सारणी बनाई थी, चाहे वो मेंडलीफ की हो, डोबे राइनर का त्रिक हो या फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम, सारे के सारे परमाणु भार पर आधारित थे। लेकिन पहली बार हेनरी मोजले ने परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था। दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन इसमें से ये पूछा जाता है आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो देखिए आधुनिक आवर्त नियम ये है कि अगर हम तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में लिखेंगे ना, जैसे कि ऐसे H, He, Li, Be, Bc, NOF, यानी कि इनको बढ़ते संख्या में लिखेंगे तो हम यह पाएंगे कि इनमें कुछ अंतराल के बाद इनके गुणों में क्या होती है, समानता दिखाई देती है। इसे ही बोलते हैं आधुनिक आवर्त नियम। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि इस आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। पूछते हैं कि कितने वर्ग हैं और कितने आवर्त हैं। तो आपको ध्यान रखना है 18 तो क्या है वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। अब मैं आपको बता दिए वर्ग क्या होते हैं और आवर्त क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ आवर्त सारणी के ऊपर। तो दोस्तों ये आपको आधुनिक आवर्त सारणी दिख रही है। अब देखिए दोस्तों जो वर्ग होते हैं ना क्या बोलते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर ऐसे बनाए जाते हैं ना, ये देखिए ये इनको बोलते हैं वर्ग। और ये 18 आप गिन के देख सकते हैं, ये 18 है। मतलब देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर बनाए जाते हैं, ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, इनको क्या बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इनको बोलते हैं वर्ग। और दूसरा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि जो बाईं ओर से दाईं ओर यानी कि क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं, क्षैतिज, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं यहाँ पर आवर्त। यहाँ पर देखिए 7 आवर्त है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 7 आवर्त है और 18 क्या है वर्ग है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस आवर्त सारणी में जो टोटल तत्व हैं अब तक 118 तत्व हैं वो इस समय ज्ञात हैं। टोटल जो तत्व हैं वो इस समय कितने हैं, 118 तत्व इस समय ज्ञात हैं प्रकृति के अंदर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसी में से ही वो क्वेश्चन ये है कि इस आवर्त सारणी को 4 उपखंडों में बांटा गया है। तो वो उपखंड कौन कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना है 4 उपभागों में बांटा गया है। SPDF, SPDF। अब देखिए SPDF के बारे में आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पर देखिए मैं वापस आपको ले चलता हूँ आधुनिक आवर्त सारणी पर। देखिए ये जो दोनों हैं पहले और दूसरा वर्ग, इसको बोलते हैं FS ब्लॉक। ठीक है, क्या बोलते हैं, S ब्लॉक या S खंड के तत्व। इसके अलावा दोस्तों वर्ग संख्या ये 13 से और ये 18 है, यहाँ 6 है। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इनको बोलते हैं P ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं, P ब्लॉक के तत्व। इसके बाद यहाँ पर जो बीच में रह गए 3 से लेकर और ये 12, इनको बोलते हैं D ब्लॉक के तत्व। ठीक है, और जो दो नीचे आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। इन दोनों को कॉमन रूप से क्या बोलते हैं, F ब्लॉक के तत्व। तो आधुनिक आवर्त सारणी को 4 उपभागों में बांटा गया है। इन दोनों को S ब्लॉक, इनको इन 6 को बोलते हैं P ब्लॉक, इनको बोलते हैं D ब्लॉक और इन दोनों को बोलते हैं F ब्लॉक। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर आगे अगली चीज़ों को। अब आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला, इस आवर्त सारणी को देखिए 4 भागों में बांटा गया है। अभी हमने देखा था ये तो बांटा गया था किसके आधार पर, वर्ग के आधार पर।
वर्गों के आधार पर आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है ना, SPDF, उसी प्रकार आवर्त के आधार पर भी आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से होते हैं? अति लघु, लघु, दीर्घ और अति दीर्घ। इसके लिए मैं आपको वापस ले चलता हूँ। देखिए, तो जो पहला वर्ग ये आवर्त है ना, ये देखिए, इसको बोलते हैं अति लघु, ये दोनों होते हैं ना, इनको बोलते हैं लघु, ये दोनों होते हैं ना, ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनको बोलते हैं दीर्घ, और ये दोनों हैं, इनको बोलते हैं अति दीर्घ। तो मतलब 4 भागों में आवर्त के आधार पर भी इसको बांटा गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एक और, देखिए, वर्ग संख्या 1 के जो तत्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्षार धातुएं बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं? तो ये है वर्ग संख्या 1। देखिए, आपको दिख रहा नहीं है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन सबको क्या बोलते हैं? क्षार धातुएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार धातुएं। ठीक है, एल्कलाइल मेटल्स। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है यहाँ पर वर्ग संख्या 2 के तत्व हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्षार मृदा धातु। क्या बोलते हैं? क्षार मृदा धातु, यानी कि इनको बोलते हैं एल्काइल और एल्काइल अर्थ मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये आपके दूसरा वर्ग है, इसको बोलते हैं, देखिए इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये सारे आते हैं। तो आपसे पूछ ले जाते हैं कि किस वर्ग के तत्वों को यहाँ पर आपके क्षार मृदा धातु बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वर्ग संख्या 2 को। इसी प्रकार देखिए, एक क्वेश्चन आता है, वर्ग संख्या 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग संख्या 17 के लिए आपको ले चलता हूं यहाँ पर। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी पर। दोस्तों, इस आधुनिक आवर्त सारणी को याद करने की ट्रिक का वीडियो मैंने बना दिया है, पहले आपको उसको देखना है, तो आपको बिल्कुल ये पूरी याद हो जाएगी, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है वर्ग संख्या 17। वर्ग संख्या 17 में देखिए आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेडिन। तो ये वर्ग संख्या 17 है ना, इनको बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं? इनको हैलोजन समूह। पूछ जाता है कि हैलोजन समूह का तत्व कौन सा नहीं है, एग्जाम्पल दे लेते हैं और आपसे पूछ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये सारे आते हैं यहाँ पर हैलोजन समूह में। अब देखिए, बात करते हैं वर्ग संख्या 18 की। वर्ग संख्या 18 के तत्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो वर्ग संख्या 18 के तत्व उनको बोलते हैं यहाँ पर शून्य गैस, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, है ना, बहुत नाम है इनके। ठीक है, नोबल गैस बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये सारे के सारे आते हैं आपके किसमें? आपके जो 18 वर्ग है उसमें। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वैसे तो आपके मेंडलीव की सारणी का है, मेंडलीव की सारणी का, लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें पूछ ले सकता है। देखिए, जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी ना, तो मेंडलीव ने यह कहा था कि भविष्य में नए तत्व खोजे जा सकते हैं, और उस समय उन्होंने क्या किया था? 3 तत्व थे, उन 3 तत्वों का नामकरण उन्होंने क्या किया था? पुराने तत्वों के आधार पर कर दिया था। तो उनमें पूछा था कि यहाँ पर देखिए, पिछली शिफ्ट में मैं करा रहा हूँ, पिछले साल के जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी के, उसमें आपने देखा होगा, अगर आप रेगुलरली वीडियो को देख रहे हो, तो वहाँ पर पहला क्वेश्चन था, एका एल्युमिनियम किस तत्व को कहा जाता है? तो देखिए, यहाँ पर मेंडलीव था, उसने अपने आवर्त सारणी में 3 तत्व थे, उनका नाम देखिए, गैलियम को बोल दिया था एका एल्युमिनियम, स्कैंडियम था उसको बोला था एका बोरोन, और जर्मेनियम को बोला था एका सिलिकॉन। तो आपको ध्यान रखना है। अब चलिए अगली चीज़ देखते हैं, लैंथेनाइड तत्व किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, लैंथेनम होता है ना 57, इसके बाद जो तत्व आते हैं उनको क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये आपकी आवर्त सारणी। अब यहाँ पर देखिए, ये है लैंथेनम, ये है आपके लैंथेनम, लैंथेनम 57। इसके बाद जो तत्व आते हैं ना, ये सारे है ना, सीरियम है ना, इसके बाद में ये आपको सारे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इनको बोलते हैं यहाँ पर आपके लैंथेनाइड। ठीक है, ये होते हैं 14 तत्व होते हैं। ठीक है, 14 होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 14। ठीक है, और इसी प्रकार एक होते हैं एक्टिनाइड। तो एक्टिनाइड क्या होते हैं? एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्व। देखिए, आवर्त सारणी में एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्व होते हैं, क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड। तो अगेन मैं आपको ले चलता हूँ आधुनिक आवर्त सारणी में, और यहाँ पर देखिए, ये है एक्टिनाइड 89। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक है 89। तो एक्टिनियम के बाद यहाँ पर देखिएगा थोरियम है, ठीक है, प्रोटेटियम है, यूरेनियम है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक के 14 तत्व होते हैं, ये यहाँ पर आते हैं आपके किसमें? एक्टिनाइड श्रेणी में। ठीक है, और इसका अंतिम तत्व होता है यहाँ पर लोरेंसियम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। यहाँ पर उल्टा पूछ ले जाता है, संक्रमण तत्व होते हैं। ठीक है, अब संक्रमण तत्व होते हैं, इनको आपके इन्फेक्शन और एलिमेंट बोलते हैं। तो इन्फेक्शन एलिमेंट किसे बोला जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, इसी प्रकार जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, आपको मैं ले चलता हूँ वापिस। तो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये वाले। ठीक है, तो इनको बोलते हैं यहाँ पर आपके ये सारे होते हैं, इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं संक्रमण तत्व। अब संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि इनकी जो वैलेंसी होती है ना, इनकी संयोजकता होती है, वो दोस्तों चेंज होती रहती है इन सारे तत्वों की। ठीक है,
यहाँ पर अगर मैं स्पेशली बात करूँ इस मैग्नीज की, तो मैग्नीज की जो आपकी संयोजकता होती है ना, वो +1 से लेकर +7 तक होती है, मतलब +1 +2 +2 3 4 5 ऐसे, मतलब इसके बहुत सारी संयोजकताएं होती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपका ये जो दोनों हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं यहाँ पर, इनको आपके जो नीचे दो होते हैं एक्टिनाइड और लैंथेनाइड, इनको यहाँ पर बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व, यानी कि एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व, ठीक है। इसी प्रकार देखिए एक चीज़ यहाँ पर पूछ जाती है कि संक्रमण तत्व होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, तो मैं आपको आधुनिक आवर्त सारणी दिखाता हूँ। अब देखिए संक्रमण तत्व होते हैं ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इधर है एस ब्लॉक, इधर क्या है पी ब्लॉक, तो कहाँ पर स्थित होंगे, एस और पी ब्लॉक के बीच, और संक्रमण तत्व कहाँ स्थित होंगे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें मैंने करवाया था। देखिए किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना, वो निकालते हैं 2n², ये सूत्र होता है 2n²। अब दोस्तों 2n² है ना, ये इससे हम क्या निकालते हैं, n होते हैं ना, वो होती है यहाँ पर कोश की संख्या। अब देखिए कोष होते हैं कैसे, KLMN ऐसे प्रदर्शित करते हैं, यानी कि 1 2 3 4। जैसे मैंने पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन करवाया था कि यहाँ पर आपसे पूछा था कि L कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो L के लिए n का मान कितना हो जाएगा 2, और हम लगाएंगे यहाँ पर 2n², तो इसमें सूत्र में रखेंगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 8। इसी पर अगर आपको ध्यान रखना है, किसी भी कक्षा का पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में परा यूरेनिक तत्व किसे कहते हैं, पैरा यूरेनिक तत्व। तो देखिए यूरेनियम होता है ना, वो 92 पे आता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 92। तो यूरेनियम 92 के बाद जो आने वाले तत्व होते हैं उनको बोलते हैं परा यूरेनिक तत्व, यानी कि परा यूरेनिक एलिमेंट। अब देखिए मैं आपको ले चलता हूँ 92 पर, देखिए ये है आपके परा, आपके ये है यूरेनियम यानी कि 92। इसके बाद ये सारे तत्व आते हैं, नेपट्यूनियम, ठीक है, प्लूटोनियम, ठीक है, अमेरिकम, ये सारे के सारे आते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, परा यूरेनिक तत्व, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, इसको आप अच्छे से देखिए। अब मैं आपको यहीं से क्वेश्चन निकालना सिखाता हूँ आधुनिक आवर्त सारणी से। देखिए ये जो आपको आधुनिक आवर्त सारणी दिख रही है, इसमें देखिए ये आपको येलो लाइन को देखना है, ये पीली लाइन को, ये लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए इस लाइन से अगर बाईं ओर तत्वों को देखेंगे ना, तो इस सारणी से बाईं ओर सारे तत्व हैं, सारे के सारे धातु हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं किधर स्थित है, यानी कि मेटल्स हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है, आपको बताना है लेफ्ट तरफ, यानी कि ये सारे क्या है यहाँ पर आपके धातु हैं, मेटल्स हैं। दूसरी बात, ये जो आपको लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये वाली लाइन, इससे दाईं तरफ जो सारे तत्व होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हीलियम, नियोन, आर्गन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर है, सारे के सारे ये क्या होते हैं, अधातु होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अधातु। और दोस्तों ये सारे आपको दिख रहे हैं ना येलो, जो पीले पीले आपको दिख रहे हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, टेरोलियम और यहाँ पर एस्टेटाइन, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, उपधातु बोलते हैं, मेटेलॉइड्स बोलते हैं इनको। ये आपको ध्यान रखना है, मेटेलॉइड्स होते हैं ना दोस्तों, वो क्या करते हैं, धातु और अधातु को अलग अलग करते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी लाइन के ऊपर स्थित तत्व होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना, उनको बोलते हैं उपधातु। तो ये एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, इसके ऊपर जो भी तत्व स्थित होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उपधातु। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो भी आपके इधर जो भी आवर्त सारणी में लिक्विड तत्व है ना, उनको यहाँ पर देखिए एक चिन्ह से दर्शाया गया है, मैं आपको दिखा दूँ और मैं आपको बताऊँगा फिर क्वेश्चन कैसा आता है। तो आप देखिए जो भी लिक्विड है ना, उनको इस सिंबल से दिखाया गया है, मतलब आपको आसमानी रंग होता है ना, स्काई कलर, इस टाइप का कुछ सिंबल बनाया गया है जो भी लिक्विड होते हैं। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सा तत्व है वो कमरे के ताप पर, या आपको टेम्परेचर दे देगा 25 डिग्री या 30 डिग्री सेल्सियस, वो कमरे का ताप ही होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर कौन सा एलिमेंट होता है जो कि आपके लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप इसको देखिए, ये आपके है आपके जो मैं आपको दोनों चीज़ बताता हूँ, धातु भी और अधातु भी। तो पहला हम बात कर लेते हैं धातु की। तो दोस्तों धातु में आपको पता होगा जो पारा होता है, ठीक है, जो पारा होता है वो आपके कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ पारा जो होता है उसको। तो पारा मरकरी आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर इसको आप देखेंगे तो आपके नीचे देखिए कलर है वो, यहाँ पर इसका अलग ही कलर नीचे लिख रखा है। मरकरी के ऊपर देखिए मरकरी का कलर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट यहाँ पर देखेगा स्काई कलर दे रखा है। और इसी प्रकार से यहाँ पर एक एलिमेंट और दिख रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में, जो कि है ब्रोमीन।
तो ब्रोमीन के ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, अब देखिए मैंने आपको बताया था, ये जो आपके येलो लाइन है इससे इधर सारे के सारे तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, सारे के सारे अधातु होते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा तत्व है, कौन सा अधातु है जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर, तो आपको ध्यान रखना है ब्रोमीन ऐसा तत्व होता है, अधातु होता है जो कि आपके द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ आपको और करनी है, जो कि सारे तत्व हैं ना उनके आपको परमाणु क्रमांक याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ तत्व हैं जिनके आपको परमाणु क्रमांक याद करने हैं, जैसे आपको कम से कम 30 तक के तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक याद करने हैं। अब देखिए दोस्तों परमाणु क्रमांक कैसे याद करेंगे, यहाँ पर देखिए आधुनिक आवर्त सारणी को जब भी पढ़ते हैं ना, ध्यान रखना है आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ते समय लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं। यानी कि आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि ये पहला दूसरा तत्व तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है आधुनिक आवर्त सारणी को हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर। यानी देखिए सबसे ऊपर चलते हैं तो पहला तत्व है हाइड्रोजन, तो इधर चलेंगे बाईं ओर से दाईं ओर, दूसरा क्या है हीलियम, फिर चलेंगे इधर तो लिथियम, बेरियम, ऐसे 3 4 5 बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस फ्लोरीन, ठीक है, नियोन। तो आपको ऐसे पढ़ना है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और आपको कम से कम 30 तत्व हैं, प्रथम शुरू के 30 तत्व हैं उनको आपको ध्यान रखना है, उनके परमाणु क्रमांक आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ ले जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ ले जाते हैं वो मैं आपको बता दूँ। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर सीधा सा उदाहरण यहाँ पर ले लेता हूँ, ये कार्बन का, ठीक है। अब देखिए आपको आवर्त सारणी में सबके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप आधुनिक आवर्त सारणी कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे लिखोगे मॉडर्न पीरियड टेबल तो आ जाएगी, और वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये कार्बन है ना, अब देखिए कार्बन आपको ये दिख रहा है साइड में, अब देखिए इसके ऊपर लिखा है ऐसे कार्बन 12 और 6। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर आपको ऐसे दे रखा है, कोई भी आपको परमाणु क्रमांक आपके कोई परमाणु दे रखा है, ठीक है, किसी का भी एटॉम दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए नीचे जो लिखे रहते हैं दोस्तों, नीचे आपको ध्यान रखना है ये होती है क्या, हमेशा प्रोटॉन की संख्या। क्या होती है दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या। जो नीचे लिखे रहते हैं ना दोस्तों उनको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या। मैं एक बार कलर थोड़ा सा और ले लेता हूँ जिससे आपको और क्लियर दिख सके। तो जो नीचे लिखे रहते हैं ना, नीचे जैसे मैं आपको दोबारा बनाता हूँ, ये C612 है, तो यहाँ पर ये जो नीचे लिखा रहता है इसको बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या। और जो ऊपर होते हैं ना दोस्तों ये 12 है, ये होती है, इसको बोलते हैं आपके परमाणु भार, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। अब जो द्रव्यमान संख्या होती है ना दोस्तों वो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखिए आज ही मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, अगर आपको पता हो तो वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन करवाया था और वहाँ पर यही पूछा था, आपको किसी का भी एग्जाम्पल दे सकता है। जैसे आज जो क्वेश्चन करवाया था वो दोस्तों, वो मैंने आपको करवाया था पोटेशियम वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था। अब देखिए पोटेशियम के बारे में जो क्वेश्चन दिया गया था ना दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से दिया गया था कि जो पोटेशियम है, आपको ऐसे लिख रखा था पोटेशियम 90 और 39, ठीक है, ऐसा आपको दे रखा था। वह मैंने आज सुबह ही करवाया था, उसमें ये बोला गया था अगर पोटेशियम की जो आपके मैंने उल्टा लिख दिया, इसको 39 ऊपर होगा और 19 नीचे होगा। अगर पोटेशियम की परमाणु संख्या आपकी 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, 39 है, तो आपसे पूछा था इसके न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या। तो दोस्तों ये जो होता है ना 39, वो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या, और जो नीचे होती है वो क्या होती है, प्रोटॉन संख्या। तो देखिए 39 में से 19 घटाएंगे तो क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन संख्या, यानी कि आंसर आ जाएगा 20। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने सुबह के वीडियो में करा दिए हैं प्रीवियस ईयर में। अब देखिए और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर कैसे बन सकते हैं, और जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो आपको ऐसे बन सकते हैं। देखिए आपको मैंने ट्रिक बता रखी है, ये पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, ये 13 14 15 16 17 18, इन तत्वों को आपको याद कर लेना है। मैंने ट्रिक के साथ पूरा बताया है, आप उस वीडियो को देखना। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, आपको पूछ लेगा निम्न में से कौन सा एक पहले वर्ग का तत्व नहीं है, या तो ऐसे पूछ लेगा पहले वर्ग का तत्व नहीं है, या आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा तत्व आपका क्षार धातु नहीं है, मतलब एल्केलाइन मेटल नहीं है, एल्काइल मेटल नहीं है, ये आपसे पूछ सकता है। तो आपको एग्जांपल दे देगा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया ऑप्शन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और एक ऑप्शन कहीं से डाल दिया इधर से, तो ऐसे किसी भी वर्ग से पूछ सकता है। जैसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा हैलोजन समूह नहीं है। अब हैलोजन समूह होता है ये वाला, वर्ग संख्या 17, अभी हमने देखा था, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कौन सा हैलोजन समूह नहीं है, मान लीजिए 3 ऑप्शन दे दिए और एक यहाँ से कहीं से दे देगा, तो आपको ये जो वाले हैं, ठीक है, ये दोनों और ये आपके 6, ये आपको 8 के 8 के वर्ग याद करने हैं, और ट्रिक के साथ मैंने कराए हैं, इनको आपको कर लेना है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और चीज़ों के बारे में।
दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जब वर्गीकरण किया गया है ना, तो एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गुण 4-5 गुण हैं जो कि बहुत बार रिपीटेड हुए हैं ग्रुप डी में और एनटीपीसी एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पूछ जाता है कि जो परमाणु आकार होता है या परमाणु त्रिज्या होती है वो आधुनिक आवर्त सारणी में कैसे बढ़ता है। तो मैं आपको यहाँ पर अगेन आवर्त सारणी पे ले चलता हूँ। अब देखिए यह है आपकी आवर्त सारणी। अब देखिए आपको ऐसे याद रखना है आधुनिक आवर्त सारणी में, देखिए ये आपका, मैं इसी को ले लेता हूँ इस वाले को ना। अब देखिए ये हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए इसके पास एक कक्षा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल सीधा सा है। लिथियम है, लिथियम के पास यहाँ पर आपके 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाएंगे, ऐसे 2 और 1, ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 कक्षा की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार Na है वो तीसरे वर्ग में है, तो इसके लिए तीसरे आवर्त में है, तो 3 कक्षा की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार फ्रांसियम है, ये 7वें किसमें है, 7वें आवर्त में है, तो इसको भरने के लिए इसे 7 आवर्तों की जरूरत पड़ेगी, 7। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आप खुद देखेंगे, बताइए यहाँ पर जो आकार है वो बढ़ेगा या घटेगा। तो आप इजीली बता सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। जो पहला क्वेश्चन है वो यही है, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार में क्या होता है, पूछ लेता है, बढ़ता है, घटता है, बराबर रहता है या कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा देखिए आकार अगर ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है ना, तो ध्यान रखना जो चीज़ आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर क्या होगी, घटेगी। तो अगर आपसे ऐसे पूछ लें कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से अगर दाईं ओर जाएं तो आकार में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको बताना है आकार पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, मतलब बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो आकार में क्या होगी, कमी होगी। चलिए बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, परमाणु आकार हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल ही पूछ सकता है आपसे कि निम्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के परमाणु आकार के क्रम में लिखिए। तो जैसे आपको दे लिया यहाँ पर सोडियम है, लिथियम है, रुबिडियम है, ठीक है, हाइड्रोजन, फ्रांसियम। तो अभी मैंने बताया था जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आपको क्या करेगा, आकार में वृद्धि होगी। तो अगर आपको ये यहाँ पर सीक्वेंस में याद हो गया ना, तभी दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, आयनिक त्रिज्या की। अब देखिए आयनिक त्रिज्या होती क्या है, देखिए आयन जब बनते हैं तो उनकी जो त्रिज्या होती है उसी को हम बोलते हैं आयनिक त्रिज्या। अब देखिए आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनायन, एक होते हैं ऋणायन। अब दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब धनायन बनता है ना, तो धनायन बनता है कैसे, मान लीजिए आपका सोडियम है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो क्या करता है सोडियम, क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो इसके पास क्या आता है, धनावेश आ जाता है। इसी प्रकार मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है ना, तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर लेता है, तो इसके पर आ जाता है Cl-। यानी कि दोस्तों धनायन जो बनते हैं ना वो बनते हैं इलेक्ट्रॉन दान करके, और ऋणायन जो बनते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, धनायन का आकार होता है वो छोटा होता है, जबकि ऋणायन का आकार बड़ा होता है। क्यों होता है, देखिए जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2, 8, 1, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पर क्या करेगा, ये Na+ बनाएगा ना, तो उसके लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका चला जाएगा। अब देखिए पहले तो इसके पास जो कक्षाएं थी वो 3 थी, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में 8 थे, तीसरे में 1 थे। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन से निकाल दिया तो उसकी ये कक्षा नष्ट हो गई ना, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसकी कक्षा बच गई 2। इस वजह से अब देखिए पहले इसका आकार बड़ा था, अब इसका आकार छोटा हो गया। मतलब जो धनावेश होता है उसका आकार अपने उदासीन परमाणु से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, जबकि ऋणायन का आकार उसके उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। दोस्तों एनसीईआरटी में तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों होता है, लेकिन हमारे ये नहीं पूछा था क्यों होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बड़ा होता है या छोटा होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी होती है वो यहाँ पर कैसे परिवर्तित होती है और कैसे बढ़ती है वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ठीक है। तो इसके लिए मैं अगेन आपको ले चलता हूँ आधुनिक आवर्त सारणी पर। अब देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर देखिए ये ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार क्या होगा, लगातार बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए जो आयनन ऊर्जा होती है ना, आयनन ऊर्जा वो क्या होती है, किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, ऋणायन, उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। अब देखिए जब हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर छोटा आकार होगा ना, मान लीजिए हाइड्रोजन है, इसका आकार इतना सा है, लिथियम है, इसका आकार थोड़ा और बड़ा है, इसके बाद फ्रांसियम, इसका आकार क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब देखिए एक तो हम इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं और एक इससे निकालना चाहते हैं। अब देखिए ये हाइड्रोजन है, इसकी कक्षा है ये, अब इसके पास क्या होगा, ये नाभिक पास में है,
तो नाभिक क्या करेगा, अपना नाभिकीय आकर्षण बल लगाएगा। तो होता क्या है दोस्तों, जितना छोटा आकार होता है ना, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही कठिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसका नाभिक कहता है वो इलेक्ट्रॉन निकालने का विरोध करता है, इसलिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसी प्रकार जब आकार बड़ा होता है ना, तो देखिए यहाँ तो इसका नाभिक है और हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो इस कक्षा तक जो नाभिक का आकर्षण बल है ना, लगता तो आकर्षण बल है लेकिन वो क्या होता है, दुर्बल होता है। इस वजह से जितना छोटा आकार होता है उसकी आयनन ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, उतनी ही ज़्यादा होती है, और जितना आकार बड़ा रहता है आयनन ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, कम होती जाती है, कम होती जाती है। दोस्तों यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में आयनन ऊर्जा का मान है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होगा दोस्तों, कम होगा, क्योंकि आकार बड़ा है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। और जो चीज़ मैंने बताई थी, जो चीज़ ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है, इधर जाने पर बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पर आयनन ऊर्जा है वो बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि इंक्रीज होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगले टॉपिक की, जो वो कैसे बदलता है। तो यहाँ पर है अगला, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। दोस्तों इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी ऐसी है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब होता है किसी भी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो ऊर्जा मुक्त होती है ना, मान लीजिए हम उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब देखिए वही सेम कॉन्सेप्ट है, छोटा आकार का परमाणु है ना, उससे हम आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ सकते और ना ही निकाल सकते, आपको ध्यान रखना है। छोटा आकार जितना होगा उस पर नाभिक का आकर्षण बल उतना ही लगता है, इसलिए हम उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ नहीं सकते और ना ही इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जितना छोटा परमाणु होगा उसकी जो ऊर्जा है ना, सारी की सारी बंधन ऊर्जा हो, ठीक है, चाहे आपके इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो, चाहे आयनन ऊर्जा, सबका मान क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा रहता है। तो सेम उसी की तरह यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है उसका मान क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर दोस्तों जाने पर क्या होगा, घटेगा, और बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर दोस्तों क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं विद्युत ऋणता की। अब दोस्तों विद्युत ऋणता होती क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों विद्युत ऋणता क्या होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो बहुत सारे परमाणु होते हैं जिनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब उनके पास अब इलेक्ट्रॉन कमी होती है ना, तो वो ये चाहते हैं कि वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या ले लें, उधार ले लें, जिससे उनका अष्टक पूरा हो जाए। तो दोस्तों जिन तत्वों के पास जितने कम इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ना, उनकी विद्युत ऋणता क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। यानी कि किसी परमाणु के द्वारा सहसंयोजक बंध जो बने रहते हैं ना, उनके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता। अब मेरे को ये बताइए, पूरी आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से वर्ग है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। आपको पता है इनके पास एक ज़्यादा है, इनके पास दो ज़्यादा, इस प्रकार बढ़ते बढ़ते ये वर्ग, ये यहाँ पर देखिए इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 5 है, 7 है, तो वर्ग संख्या 17 है ना, वर्ग संख्या 17 के तत्व होते हैं, उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनको अष्टक बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत पड़ती है, इसलिए वर्ग संख्या 17 के तत्व होते हैं सबसे अधिक विद्युत ऋणी होते हैं। मतलब ये क्या चाहते हैं कि इनको 1 इलेक्ट्रॉन कैसे भी मिल जाए जिससे अपना अष्टक पूरा कर ले। इस वजह से वर्ग संख्या 17 के तत्वों की विद्युत ऋणता क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और एक क्रम होता है विद्युत ऋणता, इसको आपको याद करना है, रट लेना है, फोन। ठीक है, जब भी विद्युत ऋणता का नाम आए आपको ध्यान रखना है फोन, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्रम है, पूछ लिया जाता है। तो पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे प्रबल विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, यानी कि कौन सा तत्व जिसको इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो होता है आपके फ्लोरीन। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, संयोजकता क्या होती है। दोस्तों संयोजकता क्या होती है, संयोजकता का मतलब होता है कि किसी तत्व होता है उसका एक परमाणु किसी दूसरे तत्व के जितने परमाणु से जुड़ सकता है ना, उनकी संख्या क्या बोलते हैं, संयोजकता। देखिए जैसे हमारा जल होता है, वाटर होता है ना, H2O, तो यहाँ पर देखिए एक तो ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन की तुलना में, ठीक है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, या हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता है ना, यहाँ पर है -2 और हाइड्रोजन की यहाँ पर +1। इस वजह से देखिए यहाँ पर +1 और 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगी +2, यानी कि +2 -2, यानी कि कोई परमाणु होता है ना वो क्या होता है, उदासीन होता है, यानी जितना ऋणावेश होता है उतना ही धनावेश होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि मान लीजिए निम्न में धनायन की संयोजकता ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों धनायन क्या होते हैं, ठीक है, धनायन, अब देखिए दोस्तों कोई भी सूत्र लिखा जाता है ना, रासायनिक सूत्र। अब मैं आपको रासायनिक सूत्र लिखना कल से शुरू कर दूंगा, आज का ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जैसे ही कल परसों हम शुरू कर देंगे कि यहाँ पर जो धनायन होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, आप कोई भी रासायनिक सूत्र देखेंगे ना तो शुरू में जो आपको दिखता है ना, शुरू में उसको बोलते हैं धनायन, और जो बाद में होता है उसको बोलते हैं ऋणायन।
तो यहाँ पर मान लीजिए आपसे पूछा है NaH है, इसमें धनायन की संयोजकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जितने हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं ना उनकी संख्या को बोलते हैं धनायन की संयोजकता। जैसे NaH है, अब NaH में एक हाइड्रोजन जुड़ा है मतलब इसकी संयोजकता 1। CaH2 है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं मतलब Ca की संयोजकता कितनी है 2। AlH3 है, AlH3 में क्या है दोस्तों 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो इस संयोजकता कितनी हो गई 3। ठीक है दोस्तों, अब आपको संयोजकता आपको ध्यान रखनी है, संयोजकता कैसे बदलती है इस वर्ग में। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में संयोजकता कैसे बदलती है, देखिए आपको ध्यान रखना है कैसे बदलती है। ठीक है, अब देखिए कैसे बदलती है, देखिए कैसे बदलती है आधुनिक आवर्त सारणी में। तो देखिए ये आपका वर्ग संख्या 1 है तो यहाँ पर इसकी संयोजकता होती है 1 2, 1 इसकी होती है 2, इनको छोड़िए फिलहाल, इसकी होती है +3, इसकी होती है +4, इसकी होती है +5, +6, +7, +8। यानी कि बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर आप देखेंगे कि जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर सहसंयोजक त्रिज्या और आपके एक होती है वान डर वाल्स त्रिज्या। इनमें से क्वेश्चन यही पूछ जाता है कि सहसंयोजक त्रिज्या बड़ी होती है या वान डर वाल्स त्रिज्या बड़ी होती है। तो दोस्तों सहसंयोजक त्रिज्या होती है ना, जिसको बोलते हैं आपके अंग्रेजी में, तो इतनी अंग्रेजी मैंने को ना इन साइंस के जो टॉपिक होते हैं ना उनमें ना अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इनको इसको शायद बोलते हैं कोलवेंट आपके रेडियस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, जब 2 परमाणु होते हैं सहसंयोजक बंध से बंधे रहते हैं। सहसंयोजक का मतलब होता है कि ऐसे आपस में इलेक्ट्रॉन का सहवादन करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके, या 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका। तो ऐसे जब 2 परमाणु आपके बंध बनाते हैं ना तो इनके नाभिक के बीच की दूरी का आधा जो होता है उसको बोलते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। और वान डर वाल्स त्रिज्या क्या होती है, जब 2 परमाणु पास पास होते हैं लेकिन वो ऐसे सहवादन नहीं करते हैं तो इनके जो नाभिक होते हैं इनके बीच की दूरी का आधा उसको क्या बोलते हैं, वान डर वाल्स त्रिज्या। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कौन सी त्रिज्या बड़ी होती है, आपको ध्यान रखना है वान डर वाल्स त्रिज्या हमेशा क्या होती है दोस्तों, बड़ी होती है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लास्ट टॉपिक है आज के इस वीडियो का, कल हम करेंगे जो भी इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो है वो कल भी आ सकता है और परसों भी आ सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इसके क्वेश्चन कलेक्शन करने के लिए आपको पता है टाइम चाहिए और कलेक्शन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे ढूंढने पड़ेंगे कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरे को टाइम दीजिएगा, हो सकता है कि अगला वीडियो है वो कल नहीं आए, परसों के दिन आए। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आज के इस वीडियो का। क्वेश्चन पूछ जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातुओं का क्या रोल है। तो मैंने आपको बताया था आधुनिक आवर्त सारणी में जो आपकी ये येलो लाइन है इससे बाईं ओर सारे धातु होती हैं, इससे इधर होते हैं सारे अधातु होते हैं, और ये जो लाइन होती है वो क्या होती है, आपके उपधातु होती है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछ जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जब बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होते हैं। तो देखो इधर सारे क्या होते हैं, धातु। ठीक है, इधर क्या होते हैं, अधातु। तो आप मेरे को एक बात बताइए, जब धातु हैं और हम इधर जाना चाहते हैं तो क्या होगा, धात्विक गुण में कमी होगी या नहीं होगी। इधर से इधर जाते हैं ना तो धात्विक गुण में कमी होगी और लास्ट में धातु गुण बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा और सारे सारे तत्व क्या जाएंगे, अधातु बन जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी पूरी बेसिक थ्योरी हमने इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है। और दोस्तों इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है और अगला जो वीडियो होने वाला है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।